नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाए गए स्टॉलों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ और अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने समूह से जुड़ी महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों की जानकारी ली। स्टॉलों पर मिलेट, सिलाई, बुनाई, ऊन, प्रसाद, लड्डू, जैम, अचार और बेकरी समेत कई स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बेहतर बाजार और विपणन की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्वरोजगार के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रही है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के जरिए इन उत्पादों को देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। आगे सीएम ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की बहनों के उत्पाद बहुत अच्छे हैं और सरकार लगातार उन्हें बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। पिछले सालों में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना रक्षाबंधन पर्वों के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना को शुरू किया था और ये योजना हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद हैं। यहाँ मिलेट्स के हैं, सिलाई के हैं, बुनाई के हैं, ऊन के हैं, प्रसाद है, लड्डू हैं, खाने के हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, जैम है, अचार है, जितने प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, बेकरी के आइटम हैं मिलेट से बने हुए। और रक्षाबंधन के पर्वों पर बहुत अच्छी रक्षा सूत्र, रक्षा भी हैं, रक्षाबंधन भी रखे हुए हैं। उन सभी को एक स्थान मिले, उनको विपणन का अवसर मिले। उनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ता है। हमारी बहनें बहुत मेहनत से काम करती हैं, अनेक प्रकार के समूह चलाती हैं, अपना अच्छा उत्पाद बनाकर रोज़गार भी करती हैं, स्वरोजगार भी करती हैं, अन्य लोगों को भी रोज़गार से जोड़ती हैं और लोगों को भी उनका जो उत्पाद है वो बहुत पसंद आता है, लोग उसको खरीदते हैं। और हमारा भी प्रयास रहता है हर समय कि उनके उत्पाद को विपणन के लिए जगह मिले और हर जगह पर ब्लॉकों में और जो हमारे ऐसे काउंटर हैं उन सभी पर जो है उनके उत्पाद रखे जाएं, उनको वहाँ पर विपणन मिले। तो बड़ी संख्या में लोग आज उसको खरीद भी रहे हैं और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के अंदर भी जा रहे हैं। सेतु आयोग के सलाहकार दिनेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग केंद्र सरकार के लिए नीति अनुसंधान और परामर्श का कार्य करता है। इसी तर्ज पर राज्य स्तर पर सेतु आयोग की स्थापना की गई है, जो राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया को साक्ष्य आधारित और परिणाम केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सेतु आयोग के 5 प्रमुख क्षेत्रों में कार्य संचालित किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे तो लोगों में सेतु आयोग का जो कंसेप्ट है, ये सेतु आयोग क्यों बना, ये कंसेप्ट क्लियर हो और सेतु आयोग किन किन क्षेत्रों में, किन किन जगहों पर विशेष रूप से हमारा कौशल विकास है, हमारी जो है वो वन पंचायत नियमावली है, किसानों के लिए बाजार है, इन सब चीजों पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को हम बता सकते हैं। अभी जैसे मानव जीव संघर्ष की बात आई, आपका पलायन की बात आई, इन सब चीजों जो प्रमुख बिंदु है पर्वतीय क्षेत्र के और जिनमें सरकार को फोकस करना है। भाई सरकार में मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य यही है कि हम जो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का 47 का जो एक स्वप्न है भारत को आगे ले जाने का, तो सेतु आयोग नीति आयोग की राह पे, जिस तरह केंद्र में नीति आयोग है उसी तरह राज्य में सेतु आयोग है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की जिला चिकित्सालय के रानीखेत शिफ्ट करने के बयान पर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने
कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय को शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर प्रदेश सरकार अपने फैसले पर आगे बढ़ती है तो कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी, लेकिन जिला चिकित्सालय को शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय जो ब्रिटिश काल से लगभग यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा है और आज लगभग उस जिला चिकित्सालय से 600 से ऊपर ओपीडी होती है और आमजन को, ग्रामीण परिवेश के लोगों को उससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। और उत्तराखंड की प्रदेश सरकार एक तुगलकी फरमान जारी करने जा रही है, जिसकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि ये अल्मोड़े के जिला चिकित्सालय को यहाँ से स्थानांतरित किया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि हमारे जितने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप जिला चिकित्सालय हैं पर्वतीय क्षेत्र में, चाहे जिला चिकित्सालय है, उनको सरकार को पूर्ण रूप से सुसज्जित करना चाहिए। वहाँ पर चिकित्सकों की नियुक्ति करनी चाहिए, क्यों पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए आज सारे चिकित्सालयों में सुविधा होनी चाहिए। लेकिन सरकार अपने हठधर्मिता के कारण और सरकार संवेदनशील नहीं दिख रही है, सरकार इस चिकित्सालय को स्थापित कर रही है, तो हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें तमाम विभागों से संबंधित 70 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 34 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए भेज दिया गया है। जन सुनवाई में भूमि विवाद, राजस्व, विद्युत अतिक्रमण, जल भराव, पेयजल, राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी समस्या प्रमुख रही। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। वहीं सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 36 दिन से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों को लेकर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी सभी शिकायतों का 31 अगस्त तक हर हाल में निस्तारण किया जाए। और इसमें अभी तक करीबन 70 कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई हैं। अधिकतर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है, संबंधित अधिकारियों के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जिसमें कि किसी तरह की मांग थी, जिस तरह से जैसे सड़क की मांग हो या फिर लाइन शिफ्टिंग की मांग हो, उसके लिए प्रस्ताव बनाने को बताया गया है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया गया है और सभी अधिकारियों को ये बताया गया है कि 31 अगस्त तक सभी 36 डेज से ऊपर की शिकायतों का निस्तारण जो है कंप्लीट हो जाए, कोई पेंडेंसी न रहे। पिछले सप्ताह से इस सप्ताह तक करीबन 120 ऐसी शिकायतें में कमी आई है और प्रत्येक विभागवारी समीक्षा करने पर सभी विभागों ने आश्वस्त किया है कि सभी शिकायतकर्ताओं से बात करते हुए उसका निराकरण समयबद्ध तरीके से करेंगे। देहरादून में उत्तराखंड परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई, राशन और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उनका बकाया वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए। उनका कहना है कि वे लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने के चलते उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने विभाग और सरकार से जल्द बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उनका प्रदर्शन आगे भी जारी रह सकता है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं के उत्तराखंड दौरे की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं की बड़ी रैली को संबोधित कर चुके हैं। वहीं इसके बाद अब पार्टी की नजर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभावित उत्तराखंड दौरे पर है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा के इलेक्शन होंगे और उससे पहले नेताओं की आवाजाही लगातार नजर आ रही है। हाल फिलहाल में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड में दौरा कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अभी जल्दी ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तराखंड में दौरा करती हुई नजर आएंगी। और इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दोबारा से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी
उत्तराखंड का दौरा करेंगी। यानी कि पूरी तरह से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में चुनावी माहौल पूरी तरह से बनाया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी के नेताओं के दौरे देखने में नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े चेहरे भी उत्तराखंड में रैलियां करते हुए नजर आएंगे, लोगों से जुड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड में जिनको लेकर कांग्रेस जो है वो जनता के बीच में जाने लगी है और मुद्दे भी उठा रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि चुनावी माहौल पूरी तरह से बनता हुआ राज्य में नजर आ रहा है और यही वजह है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों के बड़े नेता उत्तराखंड में आते हुए भी नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में और बड़े चेहरे भी उत्तराखंड में दिखाई देंगे। यानी कि पूरी तरह से उत्तराखंड में अपनी शख्सियत या फिर कहा जा सकता है कि अपनी जो चीजें हैं उनको मजबूत करने में तमाम संगठन जो हैं वो जुटे हुए हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उधम सिंह नगर के काशीपुर में नगर निगम और महापौर की सरपरस्ती में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क और फुटपाथों पर दुकान के आवंटन का नया खेल चल रहा है। सीतापुर आंख अस्पताल मार्ग से लेकर गिरिताल स्थित कॉलोनी तक फुटपाथ और मुख्य मार्गों पर दुकानें आवंटित करने की तैयारी के खिलाफ जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामला सिर्फ दुकानों के आवंटन का नहीं बल्कि सरकारी शय पर पनप रहे नए अतिक्रमण का है। देखिए, दुकानदारों से पहले शुल्क लिया जाता है और उनसे तहबाजारी वसूल की जाती है। गरीब व्यक्ति वो अपना पेट काट के पहले शुल्क देगा, फिर अतिक्रमण के नाम पे सरकार उनको उजाड़ देगी। तो इस तरह से पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी निगम ने कर रखी है उन लोगों को। उनका भविष्य में उनकी रोजी रोटी छीन करके जिस तरह से वो अपनी जेब से पैसा भी देंगे, टैक्स भी देंगे और उनके रोजगार का कोई भविष्य तय नहीं होगा। तो ये तो सरासर एक गलत पॉलिसी है। सही स्थान चुन करके अपनी भूमि पे इसको खुले स्थानों में ये बाजारों को इस तरह से स्थापित करना चाहिए। भैया ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये दुकानें बने, जो ये टेम्परेरी दुकानें बना रहे हैं। तो अगर एक बात बताओ, यहाँ पे दुकान बनेगी तो दुकानदार अपना सामान कहाँ रखेगा? जब कोई ग्राहक सामान लेना आता है उससे तो कार वाला भी होगा और मोटरसाइकिल वाला भी, बच्चे भी शायद उसके साथ में होंगे। अब वो सामान लेने लग गया, बच्चा निकल के लग गया तो बाहर से लग गया रोड पर, तो क्या होगा? अगर कार खड़ी करोगे उधर से एक गाड़ी और आएगी तो फिर साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, पैदल वाला कहाँ को निकलेगा? ये फुटपाथ है, फुटपाथ पे ये दुकानें बनाने लग गए तो पैदल वाला कहाँ जाएगा बताओ जरा। और ये रोड बना है इसलिए कि मेन रोड बंद करके जब रेलवे पुल वाले बंद करेंगे उसको तो सारी ट्रैफिक इधर को निकले, और जब सारी ट्रैफिक यहाँ पे निकलेगी तो ये बताओ यहाँ पे भीड़ कितनी होगी जरा सोचे जरा। और जब कहते हैं सफाई अभियान करो, सफाई अभियान में हम साथ दे रहे हैं तो ये आप गंदगी करने के लिए छोटी छोटी दुकानें लगा रहे हैं। तो बताओ अब बाद में आप कह रहे हैं हमसे कि अतिक्रमण हटाओ और अतिक्रमण खुद कर दे रहे हैं। और कुछ समय के बाद 5-10 साल के बाद जब ये लगेगी यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत होगी तो फिर कहेंगे सब अतिक्रमण कर दिया, बुलडोजर चलाओ। किसको जिम्मेदार मानते हैं भैया? हम नगर निगम करा रहे हैं तो नगर निगम को जिम्मेवार मानेंगे। भैया हम यही चाहते हैं यहाँ दुकानें ना बने तो ज्यादा ही बढ़िया है। बाली जी से हाथ जोड़ के हमारा अनुरोध है कि ये दुकानें ना बनवाए तो ज्यादा ही बढ़िया, नहीं तो ये डेली एक्सीडेंट यहाँ पे होंगे, डेली ऐसी खुरापाते होंगी, गंदगी इतनी पैदा हो जाएगी कि यहाँ रहना दुश्मन हो जाएगा लोगों का। समस्या ये है, जो दुकानें बन रही है ये बहुत गलत बन रही है, क्योंकि यहाँ सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं और साइकिल से चलने वाले भी हैं, पैदल चलने वाले भी हैं। अगर यहाँ दुकानें बन जाएंगी तो कैसे लोग चल पाएंगे? और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ गली के बिल्कुल नुक्कड़ों पर दुकानें बन रही हैं। सबसे बड़ी गलत तो ये है। रुद्रपुर में अपनी कई मांगों को लेकर किसान पिछले 3 दिनों से कलेक्टर परिसर के बाहर धरने पर हैं, जहां पर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने किसानों से वार्ता कर उनकी समस्या और मांगों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसानों की मांगों को लेकर गंभीरता से ले रहा है। किसानों की कई मांगे पहले ही शासन को भेजी जा चुकी हैं, जबकि अब सामने आई नई मांगों में से शासन स्तर से जुड़ी मांगों को भी तत्काल शासन को भेजा जा रहा है। क्या हो सकती है उनके लिए, उनसे भी पूछा गया और अपनी ओर से बताया भी गया। और किसानों के साथ बेहतर संवाद करने का, बेहतर रिस्पॉन्ड करने का, कम समय में रिस्पॉन्ड करने की व्यवस्थाएं जो भी हो सकती है उसे की जाएंगी। लेकिन जो मांग पत्र में वो लिखित विषय हैं वो नीतिगत हैं, उसकी कापी मुझे मिली है, अभी मिला नहीं है। मैंने फ़ोटो खींची थी उसकी, और मैंने उसके बाद मैंने अनुरोध किया किसान भाइयों से कि चूँकि ज्ञापन का फोटो कापी मैंने ले ली, तो निवेदन यही किया कि आज ही ज्ञापन दे करके अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करें और नीतिगत विषय हम शासन को प्रेरित करेंगे। तो हमसे उन्होंने कहा कि हमारा तो 3 दिन का घोषित था तो हम 3 दिन बैठेंगे।
तो मेरा फिर भी उनसे यही निवेदन था कि अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करें और निर्दिष्ट विषय है शासन को भेज किया जाएगा और शासन स्तर पर विचार करने का अनुरोध किया। पिछले दिनों कनखल थाना क्षेत्र में हुई चेन स्नेचिंग का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए कहा कि कांवड़ियों की भेष में आरोपी अपराध को अंजाम देने की फिराक में आए थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पत्नी के साथ जो हमारी सभी के अंदर बैरागी क्षेत्र में गाड़ी मिली जाती है, हमारे सोसाइटी के साथ भी जाते हैं। घटना है, कुछ शर्मा जो कि जगजीतपुर के रहने वाले हैं, ये अपनी पत्नी के साथ बैरागी में जा रहे थे। उसी समय 2 लड़कों ने इनकी पत्नी से चेन छीन ली थी और जब ये सूचना मिली तो तत्काल इसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी CO सिटी साहब के नेतृत्व में, और जिसमें इंस्पेक्टर हमारे कनखल भी थे और पूरी हमारी एक टीम थी जिसमें SOG के द्वारा भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। सैकड़ों कैमरे देखने के बाद और टेक्निकली लीड को डेवलप करने के बाद ये 2 लड़के आइडेंटिफाई हुए, जिनमें एक का नाम भूदेव है जो कि बड़ौत उत्तर प्रदेश का है और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें अभी 3-4 मुकदमों की हमें जानकारी मिली है जो क्रमशः चेन स्नेचिंग, लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। इसी तरह से दूसरा इसका जो साथी है करण, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, इनकी जो प्लानिंग थी कि चूँकि कांवड़ अभी गतिमान थी तो इनका ये था कि कांवड़ के भेष में अगर हम आते हैं यहाँ पे और आकर के लगातार ये पिछले 5-7 दिन से रेकी कर रहे थे, लेकिन इनको अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था। और जब इनको जगजीतपुर ये हमारा जो बैरागी एरिया है यहाँ पे जब इनको मौका मिला तो उस समय इन्होंने उस चेन को छीनने की घटना को करी थी। अभी इन दोनों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जो चेन छीनी गई थी उसकी रिकवरी की गई है। आज दोनों अभियुक्तों को हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल की पहचान नैनी झील इन दिनों सीवर व्यवस्था की बदहाली से जूझ रही है। क्षतिग्रस्त सीवर लाइन से गंदा पानी सीधे झील में पहुंच रहा है। झील में प्रदूषण का खतरा बढ़ने के साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भी नाराजगी है। सबसे ज्यादा परेशानी नाव चालकों को हो रही है, जिनका कहना है कि धूप बढ़ने पर झील के पानी से दुर्गंध आने लगती है। सवाल ये है कि झील की सेहत से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर जिम्मेदार विभाग कब स्थायी समाधान करेगा। नैनीताल की खूबसूरत नैनी झील, जिसे देखने के लिए देश दुनिया से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यही झील अब सीवर व्यवस्था की बदहाली का खामियाजा भुगत रही है। सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने के चलते गंदा पानी सीधे झील में पहुँचने की शिकायत सामने आई है। इससे झील के प्रदूषित होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देखिए, सीवर के बारे में आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि आज अगर नैनीताल बचा हुआ है तो वो सीवर लाइन के कारणों से ही बचा है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो सीवर लाइन उस समय यहाँ बसावट के अनुरूप बनाई गई थी और वो बहुत छोटी लाइनें हैं। और आज जो है शहर इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि यहाँ पर 50,000 लोग जो है रहते हैं। अब वो क्योंकि सुविधा के अनुसार वो लाइनें बहुत छोटी हैं, इसलिए ओवरफ्लो करती हैं और सीधे उसका जो दूषित जल है वो लेक में मिलता है। अब ये त्रिऋषि सरोवर है, लेकिन सरकारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकारों को चाहिए कि ये सीवर का जो लीकेज है वो किसी तरह से बंद करें। हम लोगों ने पिछले जिलाधिकारियों से तमाम कहा इस बात के लिए, लेकिन अभी तक उसका नतीजा बिल्कुल जीरो है और सारे नालों से बह करके वो सीवर जो है वो नैनी लेक में पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर लाइन की समस्या कोई नई नहीं है। लंबे समय से व्यवस्था में खामियां बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। झील में गंदा पानी जाने से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान का खतरा है, बल्कि नैनीताल की पर्यटन व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं नैनी झील में पर्यटकों को नाव की सवारी कराने वाले नाव चालकों की परेशानी भी बढ़ गई है। नाव चालकों का कहना है कि जब धूप तेज होती है तो झील के पानी से दुर्गंध आने लगती है। ऐसे में नाव चलाना और पर्यटकों को लेकर झील में जाना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि झील को साफ और प्रदूषण मुक्त रखना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें सीवर लाइनें काफी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी हैं
इनका एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो है ये लाइनें पूरी की पूरी बदली जाए नहीं, इसका और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी काम चलाने से इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है जब तक कि ये लाइनें सब पूरी नई तरीके से बदली ना जाएं, तभी इस समस्या का समाधान इस शहर में हो सकता है। पूरा झील का पानी प्रदूषित हो रहा है, जो कि यहाँ का पीने का एकमात्र स्रोत है शहरवासियों के लिए और यहाँ के जो टूरिस्ट से यहाँ पर आता है, किंतु ये दूषित होते जा रही है क्योंकि कई दिनों तक सीवर लाइन है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से 3 दिन तक लगातार जो है सीवर का पानी बहता रहा नालों के माध्यम से, और ये सारे नाले जो होते हैं सब तालाब में ही समाते हैं, तो ये दूषित होते जा रहा है, जिससे कि अनेक समस्याएं यहाँ पर इस पानी को लेके इन सीवर लाइनों को लेके पैदा हो रही है। इसका सॉल्यूशन एकमात्र यही है कि ये लाइनें फिर से बदली जाए। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से क्षतिग्रस्त सीवर लाइन की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सीवर व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो इसका सीधा असर नैनी झील के पानी की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। नैनीताल की पहचान और पर्यटन की सबसे बड़ी धरोहर नैनी झील अगर सीवर के गंदे पानी से प्रदूषित होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? फिलहाल लोगों की मांग साफ है, सीवर लाइन की मरम्मत हो और झील में गंदा पानी जाने पर तत्काल रोक लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है और बाजारों में राखियों की मांग बढ़ने लगी है, लेकिन देहरादून के मालदेवता में कुछ ग्रामीण महिलाएं इस पर्व को सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि अपने लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का जरिया बन रही है। यहां सास बहू की जोड़ी हाथों से खूबसूरत राखियां तैयार कर अच्छा कारोबार कर रही है। खास बात यह है कि इनकी राखियां स्थानीय बाजार के साथ साथ ऑनलाइन भी लोगों को पसंद आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।